हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूं वह संबंधित होगा प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी जो साथी कर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो यह महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो यह सीरीजों की कड़ी चल रही है उसी में डीएलएड 75 अंक की तैयारी और समान अध्ययन जीएस 75 अंक की तैयारी के लिए मैं लगातार वीडियो लेकर के आ रहा हूं। और जो यह 2020 सीरीज चल रहा है इसका चौथा सीरीज हम लोग देखने वाले हैं। और यह डीएलएड 75 अंक की तैयारी के लिए होगा और आगे जीएस की भी तैयारी के लिए भी आते रहेंगे वीडियो सीरीज। और साथ ही मैंने यह शुरू किया है बहुत सारे साथियों के मांग पर डीएलएड 75 अंक के लिए यूनिट वाइज यानी 8 इकाई जो आपको पढ़ने हैं और 60 टॉपिक को कवर करने हैं। तो हर इकाई का यूनिट वाइज और उसके जितने पार्ट हो सकते हैं पार्ट वाइज हर इकाई का अलग अलग जो वीडियो सीरीज क्वेश्चन आंसर महत्वपूर्ण मैं लेकर के आ रहा हूँ वो भी व्याख्या के साथ। वो भी सीरीज शुरू है और उसके भी वीडियो आ रहे हैं, तो उन वीडियो को भी देखते रहेंगे। और साथ ही साथ यह जो 2020 सीरीज है यह बीपीएससी के तर्ज पर 5 ऑप्शन के साथ आठों इकाई से डीएलएड के मिसलेनियस प्रश्न रहेंगे। सभी इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला यह चल रही है उसी में आज चौथे श्रृंखला के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और यह 2020 सीरीज भी और यूनिट वाइज और जीएस के विषय वाइज भी आएंगे और जीएस के मिसलेनियस भी आएंगे। तो प्रधान शिक्षक की पूर्ण तैयारी के उद्देश्य से जो सभी प्रकार के वीडियो आपके लिए आते रहेंगे उन सभी सीरीजों को देखने के लिए प्रधान शिक्षक प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और चैनल के प्लेलिस्ट में प्रधान शिक्षक सेक्शन से सभी वीडियो देखते रहेंगे। और आगे आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है और यह वीडियो आते रहेंगे, इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आज के वीडियो में हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वह चौथे सीरीज को शुरू करेंगे और यह डीएलएड की तैयारी के लिए होगा। और चौथे सीरीज का जो पहला प्रश्न है वह पहला प्रश्न है कि इन्वेंशन ऑफ चाइल्डहुड नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो इसके पहले आपने पढ़ा था कि जो सेंचुरी ऑफ चाइल्डहुड है वह किसने लिखा था। तो सेंचुरी ऑफ चाइल्डहुड फिलिप एरिस ने लिखा था। और आज है कि इन्वेंशन ऑफ चाइल्डहुड पुस्तक जो 2005 में आई थी यह किसने लिखा था। तो 2005 में इन्वेंशन ऑफ चाइल्डहुड पुस्तक के लेखक कनिंघम हैं और कनिंघम महोदय द्वारा ही इन्वेंशन ऑफ चाइल्डहुड पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य करने का जो प्रावधान किया गया था वह नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है, वह किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 21A के तहत आपको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है। और नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार भी प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य देने की बात की गई है और वह बात की गई है अनुच्छेद 45 में। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, अनुच्छेद 45 के तहत ही प्राथमिक शिक्षा सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य पाने का अधिकार है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एजुकेशन यानी शिक्षा का जो आंग्ल लैंग्वेज में नाम है यानी जो अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं शिक्षा को, तो इस एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है। तो इसको हम लोग जान लेते हैं कि एडू और केसन से हुई है कि ई तथा ड्यूको से हुई है तथा या ई तथा केसन से हुई है। तो एजुकेशन जो आंग्ल शब्द है शिक्षा का उसकी उत्पत्ति जो हुई है वह लैटिन भाषा के ई तथा ड्यूको से हुई है, जिसमें ई का अर्थ है आपको अंदर से बाहर को और ड्यूको का अर्थ है अग्रसर करना यानी अंदर से बाहर की ओर अग्रसर करना, इसी को शिक्षा कहते हैं। तो ई तथा ड्यूको से एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है।
मैंने कहा ही कि जो यह 2020 सीरीज भी चल रहा है, इसमें 20 प्रश्नों की श्रृंखला है, लेकिन 20 प्रश्नों के उत्तर बताने के साथ में जो उसकी मैं व्याख्या करने का कोशिश कर रहा हूँ, इसके पीछे उद्देश्य है कि 20 प्रश्नों के साथ उससे जुड़े हुए कम से कम 20-30 प्रश्न और आपके क्लियर हो जाएं। यानी 20 प्रश्नों की श्रृंखला देखने से लगभग 50 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएं और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ आपको याद भी हो जाएं। इसीलिए व्याख्या के साथ इस सीरीज को मैंने शुरू किया है। और चौथा प्रश्न है कि शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने माना है। तो बहुत सारे शिक्षाविदों ने अपनी अपनी राय दी है। कुछ ने इसको द्विमुखी प्रक्रिया माना है, कुछ ने इसको जो है त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। तो जॉन डीवी ने इसको त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, जबकि एडम्स महोदय ने इसको द्विमुखी प्रक्रिया माना है। और एडम्स महोदय का मानना है कि शिक्षा जो है, शिक्षा के दो पहलू हैं और यह द्विमुखी प्रक्रिया है, जिसमें पहले पर विद्यार्थी हैं और दूसरे पर शिक्षक हैं। और जॉन डीवी महोदय ने जो त्रिमुखी प्रक्रिया माना है शिक्षा को, तो एजुकेशन को जो इन्होंने त्रिमुखी माना, उसमें पहले पर इन्होंने रखा शिक्षक को और दूसरे पर इन्होंने रखा विषय को और तीसरे पर इन्होंने रखा है विद्यार्थी को। तो इन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया माना है और एडम्स ने इसको द्विमुखी प्रक्रिया माना है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को बाहरी ज्ञान से अवगत कराना है, यह किसका कथन है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि डीएलएड सेक्शन के इकाई 2 के तहत विभिन्न लोगों का शिक्षा दर्शन पढ़ना है, जिसमें महात्मा गांधी, गिजुभाई बधेका, रविन्द्रनाथ टैगोर, मारिया मोंटेसरी, ज्योति बाफुले, जॉन डीवी, डॉक्टर जाकिर हुसैन इत्यादि को पढ़ना है। तो उनके कथनों को भी आपको निश्चित रूप से याद करना है, ये भी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को बाहरी ज्ञान से अवगत कराना है, यह कथन है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ही कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति को बाहरी ज्ञान से अवगत हम कराते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसके अनुसार पाठ्यक्रम में व्यायाम, खेलकूद, तैरना आदि को स्थान मिलना चाहिए। तो पाठ्यक्रम निर्माण के बहुत सारे आधार बनाए गए, जिसमें प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, आदर्शवाद इत्यादि के अनुसार पाठ्यक्रम को तैयार करने की बात की गई। तो इसमें जो प्रकृतिवाद होता है, यह प्रकृतिवाद इस बात की जो है पुष्टि करता है कि आपको पाठ्यक्रम जो होना चाहिए उसमें प्रकृति के साथ बालकों का जुड़ाव होना चाहिए, छात्रों का जुड़ाव होना चाहिए। और उसके लिए व्यायाम, खेलकूद, तैरना इत्यादि जो प्राकृतिक सानिध्य में सीखते हैं उसको स्थान मिलना चाहिए पाठ्यक्रम में। तो प्रकृतिवाद के अनुसार यह होता है। प्रयोगवाद कहता है कि बच्चों को करके सीखना, हस्तशिल्प, उद्योग और उनको हाथों से कताई, बुनाई इत्यादि उनके पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं आदर्शवाद कहता है कि छात्रों के आदर्शों, विचारों, मूल्यों को शामिल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि किसके अनुसार व्यायाम, खेलकूद और तैरना को स्थान मिलना चाहिए। तो राइट आंसर प्रकृतिवाद हो जाएगा। आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है कि जो विकास को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, उसमें कौन सा कारक होता है जो माँ के गर्भ में ही विकास को प्रभावित करने वाला कारक होता है। यानी आप जान रहे हैं कि जो बालक बच्चों का विकास होता है वह माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है और वह शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापे तक चलता है। तो उसमें कौन सा कारक है जो माँ के गर्भ में ही विकास को इफेक्ट करता है। संवेगात्मक कारक या वंशानुगत कारक की सामाजिक कारक। तो वंशानुगत कारक जो होता है वह माँ के गर्भ में ही बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। यानी जो वंशानुगत चला आता है, जैसे किसी के
वंश में जो है दृष्टिबाधित होते हैं तो बच्चे भी दृष्टिबाधित हो जाते हैं, या दिव्यांग लोग होते हैं तो दिव्यांगता उनके बच्चों पर भी आ जाती है, लंबे कद के लोग होते हैं तो बच्चों की लंबाई अधिक हो जाती है, या जिस प्रकार से उनके वंश में चला आता है वह असर जो है बच्चे पर पड़ता है और वह माँ के गर्भ में ही उस पर प्रभाव पड़ जाता है। तो वंशानुगत कारक जो होता है वह माँ के गर्भ में ही विकास को प्रभावित करने वाला कारक होता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है आज के 2020 सीरीज का, और यह चौथा सीरीज है और इसका 8वां प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार इंद्रिय जनित गामक अवस्था कौन सी होती है। तो पियाजे ने कई सारी अवस्थाएं बताई हैं, उसमें इंद्रिय जनित गामक अवस्था है और यह जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चा जब जन्म से 2 वर्ष तक का रहता है तो वो अपने हाव भाव से, वो अपने आँखों से, अपने चेहरे से, हंसी से, रोने से ही बहुत सारे चीज़ों को इंडिकेट करता है और उसका मस्तिष्क उसके इंद्रियों से ही लोगों को अपने मन में उत्पन्न भावों को प्रकट करने देता है। तो जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वह इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। यानी बच्चे को भूख लगने जब लगेगा तो वह रोने लगेगा, जब उसको खुशी महसूस होगी तो वह हंसेगा, कोई किसी प्रकार की समस्या उसको होगी तो रोएगा, किसी के पास उसको जाने का मन होगा तो उसके ओर हाथ बढ़ाने लगेगा। तो इसी को इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। अगला प्रश्न है कि बच्चों के विकास में खेल का क्या महत्व है। तो आप जानते हैं कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए खेल का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। तो बच्चों के विकास में खेल का और कौन सा महत्व है। भाषा के विकास में, कि समायोजन में सहायक होता है, कि स्वमूल्यांकन में सहायक होता है। तो शारीरिक विकास तो होता ही है खेल के माध्यम से बच्चों का, लेकिन इसके अलावे जो है भाषा का भी विकास होता है। यानी बच्चे जब एक साथ बहुत सारे बच्चे खेलते हैं तो बच्चे जिस भाषा में बात करते हैं तो बाकी बच्चे भी, छोटे बच्चे सुनकर उस भाषा को बोलना शुरू कर देते हैं। समायोजन में भी सहायक होता है। समायोजन का अर्थ हुआ किसी समस्या आने पर उस समस्या से निपटने को सीखना। यानी बच्चे जब खेलते हैं तो समस्या का समाधान स्वयं करना सीख जाते हैं। और स्वमूल्यांकन में भी सहायक होता है। बच्चे खेल खेल में देखते हैं कि खेल में उनकी क्या स्थिति है और कैसे खेले रहते तो वे जीत जाते, यानी वो अपना मूल्यांकन भी करना सीखते हैं खेल में। तो चूंकि तीनों ऑप्शन सही है इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। उपर्युक्त में 1 से अधिक हो जाएगा। और मैं यह बार बार कह रहा हूँ कि बीपीएससी के हेड टीचर एग्जाम में अन्य एग्जामों के भांति इसमें 5 ऑप्शन रहने वाले हैं और 5 ऑप्शन में यह चौथा और 5वां ऑप्शन बहुत ही खतरनाक ऑप्शन होता है। यानी आप यदि प्रश्न पढ़ लिए और कोई एक ऑप्शन देखकर जो आपको सही लगा आप टिक लगा लिए, जैसे यहाँ आप देखते कि बच्चों के विकास में खेल का महत्व है, भाषा का विकास देखे आप इसको टिक कर दिए, लेकिन आप बाकी प्रश्नों को नहीं देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन मौजूद है उपयुक्त में 1 से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी एक ऑप्शन के अलावा दूसरा भी सही है तो आप चौथे ऑप्शन के साथ आपको जाना होगा। और दिए गए तीनों ऑप्शन आपको सही नहीं लग रहे हैं तो 5वें ऑप्शन के साथ जाना होगा। इसलिए प्रश्नों को पढ़ने के साथ बाकी सभी ऑप्शन को भी बारीकी से आपको पढ़ने होंगे। 10वां प्रश्न है कि व्यक्तित्व विकास की एरिक्सन का सिद्धांत जो है, व्यक्तित्व विकास का जो एरिक्सन ने अपना सिद्धांत दिया है तो उसके अनुसार खेल की अवस्था क्या होती है। तो एरिक्सन महोदय ने जो अपना विकास का सिद्धांत दिया है उसमें इन्होंने 8 सिद्धांत बताए हैं, जिसमें शैशवा अवस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था, खेल की अवस्था, क्रीड़ा अवस्था, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था, मध्य आयु अवस्था और बुढ़ापा अवस्था। इस तरह एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं विकास की बताई है कि जो व्यक्ति का विकास होता है उसकी 8 अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न ये भी बनेंगे कि एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। बहुत ही वीवीआई यह प्रश्न है। तो 8 अवस्थाएं होती हैं और 8 अवस्थाओं को अलग अलग नाम दिया गया है।
जैसे शैशवावस्था को मूल विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था कहते हैं, वैसे ही यहाँ पूछा जा रहा है कि खेल की अवस्था को क्या कहते हैं। तो खेल की अवस्था को पहल प्रवृत्ति बनाम अपराध बोध की अवस्था कहते हैं। यानी जब बच्चा जो होता है वह यदि खेलता है और प्रयोग करने खोज करने की स्वतंत्रता उसको दी जाती है खेल में, तो उसके अंदर पहल करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। और उसके ठीक विपरीत यदि उसके खेलने पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो उसके अंदर अपराध बोध की जो भावना है वह पनपती है और उसके अंदर निगेटिविटी आ जाती है। तो इसी को खेल की अवस्था को पहल प्रवृत्ति बनाम अपराध बोध कहते हैं। और संपूर्णता बनाम निराशा की जो अवस्था होती है वह बुढ़ापा की अवस्था होती है। इसी प्रकार आठों अवस्थाओं को उन्होंने अलग अलग नाम दिया है। तो इस तरह से शॉर्ट व्याख्या जो है यह बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। एरिक्सन का सिद्धांत का एक प्रश्न है, लेकिन इन प्रश्नों की व्याख्या को आप सुनेंगे और उस पर ध्यान रखेंगे तो 5-7 प्रश्न यहाँ आपके क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो यह सीरीज शुरू है तो यह 2020 सीरीज जो चल रहा है यह आपको डीएलएड के लिए 8 इकाई के 60 टॉपिक से मिसलेनियस आ रहे हैं। और जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है वह आपको यूनिट वाइज आ रहे हैं, यानी 8 यूनिट के अलग अलग पार्ट वाइज आ रहे हैं। वैसे ही जीएस के भी जो 2020 आएंगे वह सभी विषयों से मिसलेनियस आएंगे। और जीएस के ही जो प्रैक्टिस सेट आएंगे वह आपको आएंगे विषय वाइज अलग अलग। तो इन सभी को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे से आपको हर वीडियो देखने में सहूलियत हो पाए और वीडियो आपके लिए उपयोगी लग रहा हो, आपको लग रहा है कि हाँ आपके लिए यह ज़रूरी है और आपके लिए यह उपयोगी साबित हो सकता है, तो लाइक ज़रूर करके प्रोत्साहित करें। साथ ही साथ जितना हो सकता है शेयर करके सपोर्ट करें ताकि आगे आपके लिए व्यस्त समय में से भी समय निकाल कर आपके लिए बहुत अच्छा करने की प्रेरणा मिलती रहे। और कमेंट करके बताएं निश्चित रूप से कि और क्या चाहते हैं। जैसे बहुत सारे साथियों ने कहा कि यूनिट वाइज शुरू कीजिए, तो मैंने यूनिट वाइज शुरू किया है और वह उसी प्रकार आप भी अपना राय जरूर दें। अगला और 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में भाषा विकास कौन नहीं है। तो प्रश्न में यहाँ जरूर देखना है कहाँ है पूछ रहा है, कहाँ नहीं है पूछ रहा है। कि निम्न में भाषा विकास कौन नहीं है। सुनना भाषा विकास नहीं है, कि बोलना भाषा विकास नहीं है, कि वार्तालाप भाषा विकास नहीं है। तो सुनना भी भाषा विकास की प्रक्रिया होती है। बच्चे सुनकर भी भाषा सीखते हैं, बोल कर भी भाषा सीखते हैं और आपस में वार्तालाप करते हैं उससे भी भाषा सीखते हैं। यानी कि यह तीनों हैं भाषा विकास। और यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो इसीलिए बीपीएससी का यह 5वां ऑप्शन है कि यदि कोई ऑप्शन इसमें से नहीं है तो 5वें ऑप्शन के साथ जाइए, यानी यह तीनों सही हैं। और यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं है, तो राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, 5वें ऑप्शन के साथ आपको जाना होगा। 12 नंबर प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा के क्या महत्व हैं। फिजिकल एजुकेशन जो होता है उसका भी बहुत ही महत्व है बच्चों के विकास के लिए। तो इसके क्या बहुत सारे महत्व हैं, लेकिन दिए गए में से क्या क्या महत्व हैं वह आपको बताने हैं। कि शरीर का संतुलित विकास इससे होता है, कि बच्चों में सहनशीलता आती है, कि उनमें नियमितता आती है। तो तीनों इसमें से शारीरिक शिक्षा के महत्व के अंतर्गत आते हैं। इसलिए चौथे ऑप्शन के साथ आपको जाना है और उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और 13 नंबर प्रश्न है कि जो भारतीय बाल कल्याण परिषद है, यानी ICCW, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, इसकी स्थापना कब हुई है। यानी भारत में बालकों के कल्याण के लिए जो यह संस्था बनाई गई है भारतीय बाल कल्याण परिषद ICCW, इसकी स्थापना कब हुई। तो ICCW की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला और 14 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं।
एनसीटीई के कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? आप जानते हैं एनसीटीई होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। और यह जो है शिक्षकों से संबंधित और शिक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, और यही जो है आपके प्रशिक्षण से संबंधित सभी नियमों को कंट्रोल करता है। तो इसके जो क्षेत्रीय परिषदों की संख्या है वह 4 है, और चारों दिशाओं में यह स्थापित है जो काम करती है, जिसमें पूर्वी क्षेत्रीय जो ईस्ट क्षेत्रीय परिषद है वह आपका भुवनेश्वर में है। वह आपका भुवनेश्वर में है। और जो इसका उत्तरी है, यानी पूर्वी हो गया भुवनेश्वर में, और नॉर्थ यानी उत्तरी में जो इसका उत्तर क्षेत्रीय परिषद है वह आपके जयपुर में अवस्थित है। और इसका जो पश्चिमी है वेस्ट का वह है भोपाल में। और जो चौथा इसका क्षेत्रीय परिषद है वह दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है जो बेंगलोर में है। तो एनसीटीई के 4 क्षेत्रीय परिषद हैं, भुवनेश्वर, जयपुर, भोपाल और बेंगलोर में स्थापित है। अगला और 15 नंबर प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ जो होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जिसको कहते हैं, 2005 के अनुसार आपको स्कूली गणित का दर्शन क्या है, तो आपके सिलेबस में जो एनसीएफ और बीसीएफ पढ़ना है, तो एनसीएफ के अंतर्गत भी आपको पढ़ना है वह सभी विषयों का दर्शन आपको उसमें पढ़ना है एनसीएफ और बीसीएफ में। और उससे सवाल निश्चित रूप से ही आएंगे, क्योंकि एनसीएफ और बीसीएफ जो है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें आपको गणित के बारे में आपको बताना है, और साथ ही आपको विज्ञान, पर्यावरण, भाषा और सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र की समझ भी एनसीएफ और बीसीएफ के संदर्भ में पढ़ना है। तो स्कूली गणित का जो शिक्षा दर्शन है वह है कि भयभीत होने के बजाय आनंद उठाना, संप्रेषण और बातचीत का विषय भी गणित को बनाना, और सार्थक समस्या का हल निकालना भी है। इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। आप जब एफएलएन की भी ट्रेनिंग किए होंगे, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का, तो उसके अनुसार भी गणित को भयभीत होने के बजाय आनंद का विषय बनाना है, और बातचीत का भी विषय बनाना है कि गणितीय भाषा में भी बातचीत बच्चे करना सीखें, और सार्थक समस्या का हल निकालना भी वह स्वयं से सीखें। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि शिल्प कला क्रियाओं के अंतर्गत क्या शामिल हैं? बच्चे को अगर शिल्प कला क्रिया आप करा रहे हैं तो उसके अंतर्गत क्या शामिल होगा? खेल होगा कि जिल्दसाजी होगा कि स्वशासन होगा? तो शिल्प कला के अंतर्गत जिल्दसाजी आता है। जिल्दसाजी अगर वह कर रहे हैं, सीख रहे हैं, यानी शिल्प कला क्रिया वे कर रहे हैं। अगला और 17 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो हर प्रकार के संस्थान देश में अलग अलग जगहों पर स्थापित हैं। उसमें राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान जो है वह देहरादून में स्थापित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का तत्व कौन सा नहीं है? तो आप जान रहे हैं कि समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि जो सामान्य बच्चे हैं और जो विशेष बच्चे हैं उन दोनों को एक साथ शिक्षा देना। तो पूछ रहा है कौन सा तत्व नहीं है? तो समावेशी कक्षा यानी दोनों का एक साथ कक्षा ये तो है ही, सहयोग की भावना रखना भी है, लेकिन विशेष वर्ग की स्थापना करना नहीं है, क्योंकि विशेष वर्ग की स्थापना करेंगे तो फिर समावेशी शिक्षा वह रहा नहीं। इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला और 19 नंबर प्रश्न है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है, यानी अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या नहीं होना चाहिए, किस चीज़ से बचाती है जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जिसको कह सकते हैं? तो लैंगिक समानता से बचाती है ये तो नहीं होगा, क्योंकि लैंगिक समानता तो अच्छी पाठ्य पुस्तक की गुण हो गए, और लैंगिक संवेदनशीलता भी गुण हो गया। लेकिन लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाता है, यानी जो पूर्व से यह
मान्यता चली आ रही है कि लड़कियां घर के काम करेंगी, वह पढ़ नहीं सकती हैं, वह बड़े बड़े पोस्ट पर नहीं जा सकती है। इस पूर्वाग्रह से बचाने के लिए अच्छी पाठ्य पुस्तक होनी जरूरी है जिसमें लैंगिक समानता को दिखाया जाए, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। आज के इस डीएलएड 75 अंक की तैयारी के 2020 के चौथे सीरीज का अंतिम 20वां प्रश्न है कि किसी भी बच्चे का जीवन किससे शुरू होता है, घरेलू भाषा से कि राष्ट्रीय भाषा से कि राजकीय भाषा से। तो यह आसान सा प्रश्न है कि किसी भी बच्चे का जो जीवन शुरू होगा वह उसके घरेलू भाषा से होगा। जिस भाषा में उसके घर परिवार के लोग बात करते होंगे वही भाषा बच्चा शुरू में सीखेगा। तो घरेलू भाषा से ही किसी भी बच्चे का जीवन शुरू होता है। तो आज के 2020 सीरीज के चौथे सीरीज का यह अंतिम प्रश्न था और आगे भी यह 2020 सीरीज भी जारी रहेगा और डीएलएड की तैयारी भी इससे होती रहेगी और जीएस के भी 2020 सीरीज आएंगे। साथ ही साथ जो यूनिट वाइज भी सीरीज शुरू किए हैं, मेरे द्वारा शुरू किए गए हैं, उसके भी वीडियो लगातार आ रहे हैं और आते रहेंगे। प्ले लिस्ट में जाकर आप सबको देखते रहें, बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। और उद्देश्य है कि यदि जून के अंतिम सप्ताह में जो संभावित परीक्षा है उस समय तक सभी प्रकार के प्रैक्टिस सेट हो, 150 का प्रैक्टिस सेट हो, विषय वाइज हो, यूनिट वाइज हो, मिसलेनियस हो, सभी प्रकार से आपकी तैयारी अच्छे से कराई जा सके। इसलिए चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे भी जुड़ जाएंगे। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें ताकि प्रोत्साहन मिले अधिक से अधिक आपके लिए कुछ अच्छा करने की। आज के इस सीरीज को हम लोग यहीं विराम देते हैं, आगे और सीरीज आते रहेंगे और आशा है कि आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।